हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम के एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमारे प्रमुख बिंदु हैं, वो हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषाएं, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र एवं कार्य और शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण। तो फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन हम सब लोग जानते ही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखते भी हैं अपने आसपास, अपने राज्य में, ज़िले में। प्रशासन से मतलब हम सब लोग जानते ही हैं, सब लोग परिचित हैं। लेकिन शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि शैक्षिक प्रशासन की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। प्रथम है शैक्षिक और द्वितीय है प्रशासन। शैक्षिक का सीधा संबंध शिक्षा जगत से है, अर्थात शिक्षा की परिभाषा, विशेषताएं, क्षेत्र, प्रकार, प्रकृति, आवश्यकताएं, योजनाएं और परियोजनाएं इत्यादि के संबंध में शैक्षिक जगत को जाना जा सकता है। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक शब्द है उसका अर्थ शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शिक्षा का क्या क्या क्षेत्र है, कितने प्रकार की शिक्षा होती है, प्रकृति क्या होती है, शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों है, और योजनाएं किस प्रकार की होती हैं शिक्षा के अंतर्गत, परियोजनाएं किस प्रकार की होती हैं, ये सब शैक्षिक के अंदर आता है। उसके बाद द्वितीय शब्द प्रशासन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो उन उद्देश्यों के निर्माण के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है जिनके लिए एक संगठन और इसके प्रबंध का प्रयास किया जाता है, जो उन विस्तृत नीतियों को निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत उन्हें कार्य करना होता है, जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में संपूर्ण कार्य की संचालन की प्रभावशीलता पर एक सामान्य नज़र रखने का प्रयास करती हैं। यानी कि प्रशासन से मतलब हम सब लोग जानते हैं अपने राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, देश के स्तर पर हमने सबको प्रशासन में देखा है। तो अब शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन का अर्थ किन चीज़ों से होता है। शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन का अर्थ जब हम विद्यालय हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर जो एक संगठन होता है, जो विद्यालय संगठन होता है और जो प्रबंध जो होता है, उसको प्रबंध और संगठन को मैनेज करने के लिए हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नीतियाँ किस प्रकार से निर्धारित होंगी और कैसे कार्य करेंगी और उनको देखेगा कौन, ये सारा कार्य प्रशासन का होता है। ठीक है। इसके बाद हमारी है शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं। पहली है ग्राम बॉलफोर के अनुसार कि शैक्षिक प्रशासन योग्य छात्रों को योग्य अध्यापकों के द्वारा राज्य द्वारा प्रदत्त संसाधनों के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा की व्यवस्था करता है जिनमें वे छात्र स्वयं को मिलने वाले प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें। यानी कि ग्राम बालफोर का ये कहना था कि जो शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो जो छात्रों के लिए, जो योग्य छात्र होते हैं, जिनको शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे छात्र को उनको योग्य अध्यापकों द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है और उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो राज्य द्वारा उनको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, संसाधन दिए जा रहे हैं, तो उनकी जो शिक्षा की जो व्यवस्था करता है वो कौन करता है, वो शैक्षिक प्रशासन करता है। इसके बाद ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जब भी आप हिंदी में, जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर लिखें एग्जाम में। उससे क्या होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन से आपके मार्क्स बढ़ने की तो उम्मीद रहती है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू इनेबल द pupils to receive the right education from the right teacher at a cost within the means of the state under conditions which will enable the pupils best to profit by their training। तो सेकंड हमारी जो परिभाषा है वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अनुसार। तो इसके अनुसार क्या है कि शैक्षिक प्रशासन संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों को एकीकृत करने तथा समुचित सामग्री को इस ढंग से प्रयोग करने की प्रक्रिया है जिससे मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन का जो संबंध है
उनका संबंध जो शिक्षा में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे प्रिंसिपल हो, शिक्षा मतलब टीचर्स हो, स्टूडेंट हैं, जितने भी शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं, उनको संगठित करने, उनको एकीकृत करने, और जो रिसोर्सेज हैं शिक्षा के लिए, उनका समुचित ढंग से उसका प्रयोग हो, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, शैक्षिक प्रशासन ये कार्य करता है। और इससे क्या होता है, जिससे मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से होता है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज a process of integrating the efforts of personnel and of utilizing appropriate material in such a way as to promote effectively the development of human qualities। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा और प्रशासन में दो पक्षों पर विशेष बल दिया जाता है। कौन कौन से? पहला है भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन, दूसरा है मानवीय संसाधनों का प्रभावी संगठन। अब विद्यालय में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारे भौतिक संसाधन क्या होते हैं? उसमें लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, लैब है, लैब में उपकरण है, और जो बच्चे विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उनके लिए सहायक उपकरण है, ठीक है, और फर्नीचर है, और आपका बोर्ड है, चौक है, डस्टर, ये सब हमारे भौतिक जो शैक्षिक प्रशासन में भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा हमारा मानवीय संसाधन में हमारे टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, ये सब हमारे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो जो शैक्षिक प्रशासन जो है वो क्या करता है कि शिक्षा और प्रशासन में दो पक्षों पर बल दिया जाता है। किसमें? भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन और मानवीय संसाधनों का प्रभावी संगठन। यानी कि शैक्षिक प्रशासन का कार्य है कि इन दोनों का संगठन अच्छी तरीके से कार्य करे। उसके बाद हमारा आता है शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला है हमारा मानक संरचना, दूसरा है विद्यार्थी, उसके बाद है व्यक्ति, उसके बाद है वित्त, और फिर है हमारा पाठ्यक्रम। अब ये कैसे कार्य करते हैं इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मानक संरचना, यानी कि लीगल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि संगठनात्मक एवं प्रशासनिक संरचना के निर्माण हेतु कानूनी संरचना आवश्यक होती है। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसमें मानक संरचना आती है। मानक संरचना क्या होती है? हमारी संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना के निर्माण के लिए, यानी कि विद्यालय है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसको चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। तो वो संगठन और उस संगठन को चलाने के लिए हमें प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों की संरचना के लिए अभी इस तरीके से तो निर्माण हो नहीं सकता। इसके लिए हमको कुछ नीतियाँ बनानी होंगी, कुछ नियम कानून बनाने होंगे। तो वही जो प्रशासन क्या करता है, ये एक मानक संरचना तैयार करता है, ताकि चाहे वो स्कूल हो या विद्यालय हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इसके अंदर जो भी जितने भी शैक्षिक कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलें, इसके लिए वो कानून बनाता है, नियम बनाता है, यानी कि एक मानक संरचना बना के चलता है। दूसरा है विद्यार्थी, यानी कि शैक्षिक प्रशासन में विद्यार्थी केंद्र बिंदु होता है। शैक्षिक प्रक्रिया एवं तथ्य उनके लिए होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के अंदर जो भी प्रशासन जो होता है वो सबसे पहले विद्यार्थी को देखता है कि जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं या जिस तरीके से संगठन चलाया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है, उससे विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या विद्यार्थी को वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो जो शैक्षिक प्रशासन में विद्यार्थी हमारा कहाँ होता है? वो सेंटर में होता है। विद्यार्थियों को देखकर ही सारे प्रशासनिक कार्य लागू होते हैं। उसके बाद हमारा आता है व्यक्ति या कर्मचारी, यानी कि शिक्षकों का चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, सेवा प्रदान करना, वेतनमान की सुविधा देना तथा समय समय पर उनका निर्देशन व पर्यवेक्षण जैसे कार्यों को शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। अब स्कूल है या हमारा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होता है या टीचर जो भी हमारा ट्रेनिंग होती है या टीचर्स को सैलरी वाली बात हो, ये जितने भी सारे कार्य हैं वो सारे कार्य शैक्षिक प्रशासन ही करता है। उसके बाद हमारा तो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो हमारा चौथा क्षेत्र है वो आता है वित्त का, यानी कि फाइनेंस का। इसमें क्या होता है कि फीस का निर्धारण, कर लगाना,
पुस्तकालय शुल्क आदि विभिन्न शुल्कों का निर्धारण कार्य किया जाता है। यानी कि विद्यालय में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस का और जो निर्धारण होता है या टैक्स लगाया जाता है, जो लाइब्रेरी हो और या फिर लैब का जो जो भी हमारे से शुल्क लिया जाता है, वो सभी निर्धारण शैक्षिक प्रशासन द्वारा किया जाता है कि कितना और कब किस प्रकार से शुल्क लगेगा। उसके बाद हमारा जो क्षेत्र है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत वो है पाठ्यक्रम का। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की रुचि एवं उद्देश्य एवं सामाजिक तथा वैज्ञानिक तकनीकी परिवर्तन को देखते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किया जाता है। यानी कि स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्या कहता है, हम सिलेबस और पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, विद्यार्थियों की रुचियों को देखकर और हम शिक्षा के उद्देश्यों को देखकर और जो हमारे सामाजिक और वैज्ञानिक यानी कि जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर सिलेबस में बदलाव लेकर आना, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करना, ये सारे कार्य शैक्षिक प्रशासन ही करता है। इसके बाद हमारा है शैक्षिक प्रशासन का कार्य। अभी हमने क्षेत्र पढ़े, ये है शैक्षिक प्रशासन के कार्य। पहला है निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। तो समस्या की प्रकृति एवं परिस्थिति के आधार पर निर्णयों के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। पहला है दैनिक सामान्य निर्णय, दूसरा नीतिगत निर्णय, फिर है व्यक्तिगत निर्णय, उसके बाद है हमारा सामूहिक निर्णय। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो डेली जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में जो भी दैनिक जो हमारे डेली रूटीन के जो डिसीजन होते हैं, चाहे वो शेड्यूल मेंटेन करना हो या फिर बच्चों को किसी प्रकार के नियम उनके लिए बनाना हो या टीचर्स के लिए नियम बनाना हो, इस प्रकार के जो डेली रूटीन डिसीजन होते हैं वो, और जो नीतिगत निर्णय होते हैं विद्यालय को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, और जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय के अंतर्गत किसी टीचर को लेकर या स्टूडेंट को लेकर, किसी भी या किसी कर्मचारी को लेकर जो निर्णय लेने हो या सामूहिक निर्णय लेने हो, ये सारे कार्य हमारे शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा कार्य है वो है आयोजन करना यानी कि प्लानिंग। तो उद्देश्य को क्रिया में बदलने के लिए नियोजन आवश्यक है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन का काम नियोजन करना है। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन जो होता है, जो भी शिक्षा के उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं, उसके लिए प्लानिंग का कार्य शैक्षिक प्रशासन ही करता है। संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग। शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए संगठन में कार्य करता है। यानी कि जो भी हमारे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिनके लिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हमें शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने हैं, उसके लिए शैक्षिक प्रशासन संगठन का भी निर्माण करता है। वो एक संगठन के रूप में ही कार्य करता है। उसके बाद हमारा फोर्थ है कार्य करना यानी कि ऑपरेटिंग। इसका तात्पर्य है कि योजनाओं को व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में क्रियान्वित करना। यानी कि आपने प्लानिंग कर ली, संगठन बना लिया, उसके बाद उनको योजनाओं को प्रैक्टिकली कैसे व्यवहार में लेकर आना है, ये कार्य भी हमारा शैक्षिक प्रशासन करता है। इसके बाद आपका है मूल्यांकन करना। तो किसी भी संगठन के लिए नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। समुचित, वैध एवं विश्वसनीय मूल्यांकन विधि किसी भी संगठन का सुदृढ़ आधार है। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन जो होता है उसके कार्यों में जो हमारा जो शैक्षिक संगठन है या विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो उसमें जो शैक्षिक उद्देश्य के लिए जो हमने नीतियाँ बनाई, जो हमने पॉलिसीज बनाई, वो किस प्रकार से वो हम लागू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स ठीक से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, कर्मचारी अपना कार्य ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सब का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के लिए समुचित और वैध विश्वसनीय मूल्यांकन विधि का भी निर्माण करना और उसके अनुरूप कार्य करना, ये कार्य भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए सेकंड पेपर का एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।